आबादी बढ़ गई है, तो इसको या तो इनका रूम चेंज कर देते हैं, देखते हैं आज टोटल स्ट्रेंथ गिन के, और जैसी ज़रूरत होगी कल वैसा बता दिया जाएगा। रूम को या तो चेंज करेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आज एडजस्ट कर लो, आज उनको सर ने मैसेज भेज दिया है, कल से इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे। चलो, नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया था और मैंने बातचीत की थी। फिलहाल का सबसे ज्वलंत मुद्दा भारत में क्या चल रहे हैं? चुनाव। ये चुनाव जो चल रहे हैं कौन सी लोकसभा के? लोकसभा। कितनी टोटल सीटें हैं? ये 543 पूरे देश से गिने जाएंगे। बेटा अब बातचीत बंद करनी पड़ेगी, यहाँ हर तरफ कैमरे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगे कि वो कुछ भी करेंगे दिखेगा नहीं, तो इस क्लास में चारों तरफ कैमरे हैं, वो नीचे जूम करके हर एक का चेहरा, हर एक बच्चा बैठा हुआ दिख सकता है। तो बी केयरफुल, ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे तुम पकड़ा जाए कोई और बिना बात में बाद में बात बड़ी बने। तो देखो क्या है, अब फिलहाल इस देश के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन अलग अलग चरणों में चल रहे हैं, और ये इलेक्शन कुछ दिन और चलेंगे अलग अलग चरण में। फिर इसका रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा सुबह से आप देखना हर एक न्यूज़ चैनल पर यही चलेगा कि उस जगह इतनी बढ़त से ये आगे चल रहे हैं, इस सीट पे ये। फाइनली शाम होते होते क्लियर होगा कि आपकी कौन सी एक पार्टी लीड लेगी। लीड वो लेगी जिसको 272 से चाहे एक फालतू मिल जाए, जिसको फालतू मिल गया उसी की सरकार बनेगी। अब पूरी कोशिश में है, बीजेपी अपना नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 200 से भी कम में अटकेंगे। अब होगा क्या हमें नहीं पता, लेकिन जिसको इतनी मिल गई उसकी सरकार बनेगी। अगर बीजेपी इतनी सीटें ले पाती है तो बीजेपी तीसरे कार्यकाल के लिए आ जाएगी, और ये 2014 में पहली बार आई थी। अगर अब फिर जीतती है तो ये कब तक के लिए कंफर्म हो गई? 29। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, हम सब आम लोगों ने देखे। अब ये लड़ाई इस चीज़ की है कि कितने राज्यों में ये बढ़त लेगी। आज की डेट की अगर बात करें तो भारत में कोई कंपटीशन में बड़ी पार्टी है नहीं जो बीजेपी को टक्कर दे पाए। इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, और कांग्रेस ने जो पृष्ठभूमि तैयार करनी थी ना कि बीजेपी के खिलाफ कोई इस तरह का भी काम करते कि हम ये करेंगे। अब जैसे किसी की बुराई करके जीतना आसान नहीं होता बेटा, कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ता है। तो अब क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इस साल इलेक्शन से ये कंफर्म होगा कि आने वाले 5 साल भारत के कैसे बीतेंगे। अगर सरकार यही रिपीट होगी तो ये जैसे काम कर रही है उसमें इसको और ज़्यादा एक तरह से बढ़त मिलेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर एक मोहर लग गई कि 10 साल के तुम्हारे काम से हम खुश हैं, तभी हम तीसरी बार जिता रहे हैं। तो उस सीरीज़ में ये गड़बड़ हो सकती है कि सरकार अपनी मनमर्जी करे। जैसे इंडिया में मैंने कल परसों भी कहा था, एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन तुम्हारे मेरे हक की बात को 5 साल लगातार दिमाग में बैठाए रखता है सरकार के। अगर सरकार देखती है कि मैं ही मैं हूँ तो वो तुम्हारी सुनना बंद कर देगी। ये जैसे ही चरण पूरे हुए, रिजल्ट आया, फिर वो पूछेंगे तुम कौन हो, 5 साल तक वो तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे। तो इसीलिए अगर सरकार हम चाहें कि अच्छी तरह काम करे तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन भी ताकतवर हो। दुख की बात है पिछले 10 साल से इस देश में कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन बनने की भी एक क्राइटेरिया है। जितनी टोटल सीटें हैं इसका 1/10 1/10 मिले। 1/10 का मतलब हुआ 54.3। कोई भी आदमी 0.3 तो कट के नहीं आएगा, इसका मतलब 55 MP कम से कम मिलें। और दुख की और कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि आपके भारत में 2014 में बीजेपी के बाद सेकंड बड़ी पार्टी कांग्रेस थी 47 सीटों पर, जबकि कंडीशन कितने की थी? फिर बीजेपी और इसकी टक्कर 2019 में हुई तो ये थोड़ी सी बढ़ के 52 सीटों पर आई, पर कंडीशन तब भी पूरी नहीं कर पाई। ये तीसरी फाइट है। अगर कांग्रेस इकलौती इतनी सीट कवर करती है तो ऑपोजिशन बनेगा, अदरवाइज पिछले 10 सालों की तरह आपके देश में इस बार भी ऑपोजिशन की सीट खाली रह जाएगी। ऑपोजिशन खाली होना जनता के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये सरकार बनाने वाले 5 साल तक तुम्हें भूल जाएंगे। तुम्हारी बातों को जो बार बार उठाएगा वो कौन होगा?
अगर ऑपोजिशन में कोई ताकत ही नहीं है तो उसकी बात कौन सुनेगा। इसमें ताकत पता है कैसे होती है, देखो इनके बैठने का तुम कभी टीवी में देखना, ऐसे ऐसे ना इनके बेटा वो लगे होते हैं बैठने के, यहाँ एक बड़ी ऊंची कुर्सी होती है जिसे कहते हैं ये हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे स्पीकर हैं, इन सबको बैठने की जगह मिलती है। मान लो इस तरफ सरकार बैठी है, जो लोग लीड में हैं, जो जीत गए हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हैं तो इधर की तो सीटें भर गई, इधर बैठे हैं मान लो सिर्फ 2-4 आदमी, तो कोई बात होगी तो ये देखा तुम लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, एकदम उसको बजाते हैं, और ये इधर के लोग बेचारे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इनकी आवाज़ तो बुलंद है क्योंकि इनके पीछे इतने लोग इकट्ठे हो गए। जैसे मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार, अगर 400 पार हो गए तो इस तरफ तो 400 की भीड़ है, यहाँ बैठे हैं थोड़े से आदमी, और वो थोड़े से भी से ना सारे इनके नहीं हैं, कांग्रेस के नहीं हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर लोग हैं जो कोई फ़ायदा देख के हो सकता है इसी के साथ जाके चिपक जाएं कि हम भी आप ही के साथ जुड़ेंगे। उस कंडीशन में इनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ अगर बुलंद रखनी है तो जितनी सरकार ताकतवर हो उसी हिसाब से क्या भी ताकतवर होनी चाहिए ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में कम से कम कितनी सीट बताई मैंने, हाँ, पिछले 2 इलेक्शन में ये 55 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई कांग्रेस। ऐसा पहले भी था, जब आपके देश में पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव हुए तो सीपीआई नाम की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको सिर्फ 16 सीटें मिली पहली बार और दूसरी बार 21, तो उसकी हालत खराब थी, खस्ता थी, इसलिए कांग्रेस की चलती थी। वो ज़माना वो दौर और था बेटा। आज एक पार्टी अगर रहेगी ना तो वो डिक्टेटरशिप पे उतर आएगी, जैसा मन करेगा वो करेंगे। फिर अगर नौकरी नहीं निकालेंगे, लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं देंगे तो हम क्या कर लेंगे। इसीलिए हमें मजबूत एक अच्छा ऑपोजिशन चाहिए जो हमारी तुम्हारी बातों को संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में और ज़रूरत पड़ने पर अपनी स्टेट की विधानसभा में भी उभार सके। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि ऑपोजिशन काम नहीं करता। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। आज तुम किताबें लाए हो, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे लोकसभा और राज्यसभा। अभी किताब छोड़ दो, पहले मेरी बातों को समझो, मैं किताब से पढ़ाऊंगी आज से। ये दोनों मैंने आपको कंपेयर करके पढ़ने बताए थे। लोकसभा किसकी सभा है, तुम्हारी और मेरी, इसलिए इसके नाम के आगे लिखा है लोक। लोक का मतलब जनता, कहते हैं ना लोक लाज, भाई लोगों की एक लाज रखना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करना। इसको बनाने वाली जनता है, लेकिन इसको बनाने वाले हैं राज्य। राज्य तो नॉन लिविंग है, वो कैसे बनाएंगे। हर स्टेट, इंडिया क्या है देखो, इंडिया को हम मान लेते हैं एक बहुत बड़ा गोला, ये है इंडिया। इस गोले के अंदर अलग 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 स्टेट्स हैं, ये मान लो ये सब स्टेट्स हैं। ऐसे भारत में ये पूरा भारत और ये स्टेट्स, हर स्टेट ना बेटा जैसे एक परिवार होता है, परिवार के ऊपर जाके फिर एक कुनबा घर भाई खानदान होता है, फिर एक गांव होता है, फिर कई गांव होते हैं, ऐसे करके ना पूरा भारत बना है। एक्चुअल में भारत नाम की कोई जगह नहीं है जहां हम खड़े होके कहें कि ये भारत है। पूरे देश के राज्य मिलके ही तो भारत का निर्माण करते हैं। भारत नाम की क्या जगह है। अगर हरियाणा कहे मैं एक देश हूँ, यूपी कहे मैं भी एक देश हूँ, एमपी कहे मैं भी देश, तो फिर इंडिया है ही नहीं। इंडिया इन सबके मिक्सचर का नाम है, तभी तो हम लिखते हैं इंडिया इज क्या है, भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सब मिलके इंडिया कहलाते हैं। अब इनकी खास बात क्या है, ये हर राज्य अपने लेवल पर अपना प्रशासन संभालता है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना कामकाज। हर स्टेट कैसे काम करता है, स्टेट में भी जिम्मेदारी देते हैं हम जनता। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, यूपी की जनता या हरियाणा की जनता या राजस्थान की जनता। हरियाणा की जनता ने अपने स्टेट में एक आदमी को हेड के रूप में चुनना था, भाई अपना सीएम बनाना है, तो अलग अलग पार्टी अपने अपने कैंडिडेट उठाती हैं। हर स्टेट में ना सीटें होती हैं, उन सीटों को कहते हैं, इन पे बैठने वाला आदमी एमएलए बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी को आप हिंदी में कहते हैं विधायक। विधायक तो विधायक होते हैं एमएलए। इनका काम क्या होता है, ये छोटे स्टेट पे चुने जाते हैं, एक खास एरिया में ये काम करते हैं, वहाँ के लोगों से घुल मिल के रहते हैं, उनकी तकलीफ़ों को पता करते हैं, उनको क्या चाहिए पता करते हैं। और ये एमएलए जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा होते हैं वही पार्टी लीड में आती है। जिस पार्टी के एमएलए ज़्यादा होंगे उसी पार्टी का मुखिया क्या बनेगा, सीएम बनेगा। जो चीफ मिनिस्टर बनेगा फिर वो अपनी मिनिस्ट्री बनाएगा, फिर मिनिस्ट्री काम करेगी। मान लो एक एग्जाम्पल है हरियाणा का, 90
एमएलए हैं, लेकिन 90 के 90 सरकार नहीं बनाते। इनमें से कुछ एमएलए हैं जो बीजेपी के हैं, कुछ हैं जो कांग्रेस के हैं, कुछ जेजेपी के हैं, कुछ लोकल पार्टीज के हैं। इन 90 एमएलए में से जिसको 50% प्लस एक सीट मिल गई, इसका आंसर कितना आएगा? 45 और 1 46। जिस पार्टी को मिल गई उसी पार्टी का आदमी क्या बनेगा? सीएम बनेगा। सीएम अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगा, फिर ये उस स्टेट के लिए काम करेंगे। कैसे काम? हमें हरियाणा में टीचर्स की भर्ती करनी है कि नहीं करनी, हमें हरियाणा की पुलिस की भर्ती करनी है कि नहीं करनी, हमें हरियाणा में जो लोकल एरिया है, पंचायत वगैरह, इसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना, सारे डिसीजन हरियाणा लेगा। उसमें यूपी या राजस्थान बीच में नहीं आएंगे। ऐसे ही यूपी की बात करें, देश की सबसे बड़ी आबादी किस स्टेट के पास है? यूपी के पास। उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए बनते हैं बेटा, 403। जिसको लीड लेनी है उसको 50% प्लस एक लेना पड़ेगा। इसका मतलब जिसको 205 204 मिल गए उसकी सरकार बनेगी। जिसकी सरकार बनेगी उसी का मुखिया क्या बनेगा? एक सीएम। फिर वो यूपी के लिए पॉलिसी बनाएंगे। यूपी में पुलिस की भर्ती करनी है कि नहीं करनी, पेपर पहले लेना है कि फिजिकल पहले लेना है, मेडिकल टेस्ट का क्राइटेरिया क्या रखना है, कितनी एज में रिलैक्सेशन देना है, ये सब डिसीजन हर राज्य अपने हिसाब से करता है। ये सबके कॉमन नहीं होते। जितनी हाइट हरियाणा पुलिस मांगेगी हो सकता है उतनी हाइट उत्तराखंड पुलिस ना मांगे। उत्तराखंड पता है ना, हाइट कम होती है पहाड़ों में। वहाँ पुलिस के लिए क्राइटेरिया दौड़ भाग का, ऊंची कूद का, लंबी कूद का अलग होगा। हमारा हरियाणा, यूपी, राजस्थान का अलग होगा। ये स्टेट डिसाइड करेगी कि हमें अपने यहाँ टीचर्स की भर्ती करनी है, पेपर ले या इंटरव्यू ले, पहले इंटरव्यू ले लें या पहले पेपर ले लें। इसमें देश का कोई योगदान नहीं है। तो जब स्टेट लेवल पे काम होता है तो उस काम को करते हैं एमएलए, और एमएलएज में जो सबसे ज़्यादा पार्टी के एमएलए आते हैं उस पार्टी का मुखिया क्या बन जाता है? सीएम। ये सब अपना अपना काम करता है बेटा। यूपी अपनी पुलिस लगा रहा है, अपने टीचर्स भर्ती कर रहा है, हरियाणा अपनी पुलिस लगा रहा है, अपने टीचर्स। इन सब का काम है अपनी स्टेट को बढ़िया बनाओ। इन स्टेट में जो लोग काम करते हैं वो जहाँ बैठते हैं उसे कहा जाता है विधानसभा। तो इसका मतलब हमें स्टेट में 3-4 बातें समझनी है। विधानसभा क्या होती है, विधायक क्या होते हैं, विधायक का ही इंग्लिश में नाम क्या है? एमएलए। ये अपने स्टेट की पॉलिसी मेकर हैं। जैसे तुम्हारे हरियाणा की सारी पॉलिसीज यहाँ का सीएम प्लस एमएलए बना सकते हैं। तुम्हारे लिए मोदी जी काम नहीं कर सकते, मोदी काम करेंगे अपने लेवल पर, देश के लेवल पर। तो हर स्टेट में, इसको ध्यान से समझो, हर स्टेट में एमएलए हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए हैं उसी पार्टी का सीएम बनेगा और वो पॉलिसी बनाएगा। क्लियर इतना? अब ये कहा कि भाई तुम्हें देश पे कैसे दिखाएं, तुम अपने अपने स्टेट में हो ठीक है, लेकिन तुम देश का भी तो पार्ट हो। तो इन सब ने कहा कि हम भी देश में अपनी भागीदारी दिखाएंगे, हम भेजेंगे अपने मेंबर चुन के। कहाँ पर? अब एक एग्जाम्पल है यूपी। यूपी के एमएलए टोटल हैं 403। तो वो कहते हैं भाई यूपी देश में भी तो दिखना चाहिए। चलो यूपी यूपी में तो दिखता है, देश में कैसे दिखेगा? तो ये 403 जो लोग हैं ना बेटा, ये कुछ लोगों को अपने से अलग, अपने में से नहीं, अपने से अलग चुन के और कहेंगे आप जाओ राज्यसभा में बैठो। कितने भेजेंगे वो लिस्ट पहले बनी हुई है। 31 लोग चुन के ये लोग राज्यसभा में भेज देंगे। वो 31 एमएलए नहीं होंगे, वो बाहर के आदमी हैं, इनसे अलग 31 आदमी जाके बैठ जाएंगे। वो कहेंगे भाई हम यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हरियाणा का नंबर आया, हरियाणा के 90 एमएलए 5 आदमियों को बनाएंगे। ये 5 आदमी 90 में से नहीं होंगे, ये बाहर के होंगे। इन 5 को कहेंगे तुम जाओ और जब राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने की बात हो तो हमारी बात तुम्हें रखनी है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? इसमें तुम शामिल नहीं हो। हाँ बेटा, बेटा इसका भी बता दूंगी कि कैसे कैसे आते हैं। इतना समझ में आ गया बेसिक बात। अब देखो, राज्य की भी भागीदारी है और हमारी जनता की भी भागीदारी है। ये 2 वर्ड समझो, फिर मैं उसको डिटेल से आगे पढ़ाऊंगी। विधानसभा, पहले सिर्फ मोटी बात समझो। लोकसभा किससे बनी है? 1 मिनट बेटा। और राज्यसभा किससे बनी है? राज्य तो नॉन लिविंग है, तो राज्य के आदमी किसने भेज दिए? वो एमएलए। क्या वो भी एमएलए हैं जो जाके बैठेंगे? नहीं, जो यहाँ जाके बैठेंगे उनको कहेंगे एमपी। ये भी एमपी और ये भी एमपी। हाँ बेटा, कौन सी लाइट बंद करवा दें? इनका रिफ्लेक्शन आ रहा है, सबको आ रहा है रिफ्लेक्शन, इस तरफ से सबको आ रहा है, बस उधर वालों को दिक्कत है।
अच्छा, अगर लाइट बंद करके देखना अगर चल जाए काम, बस अंधेरा ना हो ना, क्योंकि अब बुक भी पढ़ेंगे। चलो बेटा सामने देखो, क्या तुम लोगों को एमएलए और एमपी का अंतर समझ में आया? आधे भारत को, आधे से ज्यादा भारत को ये डिफरेंस नहीं पता। एमपी और एमएलए, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो देश में बैठे हैं, वो स्टेट में नहीं बैठे। और एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को जनता बनाती है। वो एमएलए कहते हैं भाई हमारा राज्य कहीं दिखना चाहिए राज्यसभा में, तो वो अपने से बाहर के लोगों को एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के हिसाब से चुन के भेज देते हैं। इनका इलेक्शन नहीं होता बेटा, ये अपनी मर्जी से भेजे जाते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, नामी गिरामी बड़े लोग, ऐसे लोग पहुंचते हैं, नॉर्मल आदमी का यहाँ नंबर नहीं आता। ये ऊपर के दो शब्द क्लियर हो गए। लोकसभा को किसने बनाया और राज्यसभा को? राज्य में से किसने भेजे? ये एमएलए। एमएलए को किसने बनाया? इसीलिए कहा जाता है राज्यसभा का इलेक्शन अप्रत्यक्ष है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। आजकल कौन सा इलेक्शन चल रहा है? प्रत्यक्ष। आजकल हमें दिख रहा है, एड्स हो रहे हैं जगह जगह, टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में, होर्डिंग्स में, ये प्रत्यक्ष है। तुमने आज तक राज्यसभा के इलेक्शन को नहीं देखा कभी एड में, क्योंकि वो कैसा इलेक्शन है? तुम्हें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो चुपचाप गुपचुप तरीके से कौन लोग कर देंगे? एमएलए। तो क्यों होर्डिंग लगाने, क्यों जगह जगह ऐड देने? इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। यहाँ जो टोटल आदमी होंगे ना बेटा, वो उल्टी गिनती है 543। और कैसे चुन के आए हैं, किसके द्वारा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जब ये चुन के आएंगे ना कुछ दिनों के अंदर, तो तुम देखना इसमें जितने लोग होंगे, इनमें सबसे बुजुर्ग एक आदमी पता किया जाएगा। जो सबसे बुजुर्ग होगा उसे आते ही बना देंगे प्रोटेम, उसे बना देंगे प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर। इसको स्पीकर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, पेपर में ये वर्ड तुम्हें फंसवा देगा। जो आदमी नई लोकसभा में सबसे बुजुर्ग होगा उसको आते ही जिम्मेदारी देंगे कि सर आप आइए, आप प्रोटेम स्पीकर बन गए। वो क्या करेगा? मान लो मैं हूँ इस क्लास में, हम सोचते हैं हम नए चुन के आए हैं 543, हम में से मैं हूँ, मैं प्रोटेम हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी क्या? तुम सब यहाँ जो बैठे हो 542, तुम सबको मुझे शपथ दिलानी है। कैसी शपथ? कि हम सब लोग, इस इंडिया ने, लोगों ने हमें सांसद बनाया, एमपी बनाया, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी हैं। कुछ नहीं करना, सब अपनी अपनी जगह खड़े होते हैं। जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, तुम्हें बताया था ना, ऐसे बैठे होते हैं सब लोग, अभी बनाया था मैंने, तो वहाँ सब खड़े होते हैं, सबके आगे माइक होता है। जो मेन आदमी है, स्पीकर है, जो प्रोटेम है, वो खड़े होके 4 लाइन सामने लिखी होती हैं, वो 4-4 लाइन सबके पास लिखी है फोटोकॉपी में। वो बोलेगा, उसके पीछे पीछे सबने बोलना है। बोलेगा क्या? भाई मैं, फिर अपना अपना नाम बोलो, फिर अपने पिताजी का नाम, भाई इस सीट से अपनी सीट का नाम बोलो, मुझे जनता ने एमपी के पद पे चुना है और मैं अगले 5 साल तक अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, और इस तरह की मतलब अच्छी अच्छी बातें जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं संविधान में, वो पढ़नी है। बस मेरी इतनी जिम्मेदारी थी, मैंने सबको शपथ दिला दी। उसके बाद सब अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। अगले 3-4 दिन के अंदर जो पार्टी जीत कर आई है ना, उस पार्टी को कहा जाएगा कि सर आप अपनी, जो हेड होगा, पीएम बनेगा, कि सर आप अपनी पार्टी से दे दीजिए किसी एक को जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठेगा। तो मान लो तुम सब हो, मैं प्रोटेम थी क्योंकि मेरी एज थी तुमसे ज़्यादा, मैंने सबको शपथ दिला दी सांसद की, एमपी की। अब मुझे हमेशा ये कुर्सी नहीं मिलेगी। अब जो पार्टी जीत कर आई है, जिसके पास 272 से ज़्यादा सीट हैं, उसका हेड अपने एक आदमी को कि भैया इसको स्पीकर बनाएंगे। जिसको स्पीकर बनाया जाएगा ना बेटा, आप देखना आपने उसका कभी नाम ही नहीं सुना होगा, वो बहुत फेमस आदमी नहीं होगा, हाँ वो जीत कर आया है, एमपी है। फिर जीती हुई पार्टी अपने में से एक आदमी को स्पीकर के लिए, स्पीकर के पद के लिए भेज देगी। फिर मेरी ड्यूटी है मैं अपने आप हट जाऊं और वो आदमी आके स्पीकर बन जाए। जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठा है ना, वो शपथ नहीं लेगा, क्योंकि जब मैंने शपथ दिलाई तो वो उस भीड़ का हिस्सा था। जब क्या शपथ ली गई थी, किस चीज़ की? सांसद की। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। वो पूछेंगे निम्न में से कौन सा पद अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो पहले से शपथ ले चुका। किस चीज़ की? सांसद होने की। किसने दिलवा दी?
प्रोटेम ने, तो प्रोटेम हटेगा वो आएगा, कोई शपथ नहीं होगी। ये इकलौती पोस्ट है जिसकी शपथ नहीं होती, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता है, वहाँ याद नहीं रहता, इसलिए तुम्हारी क्लास से एग्जाम्पल दिया। जो नई लोकसभा आती है पहले दिन, उसमें सबसे बुजुर्ग को बना देते हैं प्रोटेम, वो सबको शपथ दिलाता है सांसद होने की। फिर कुछ 2-4 दिन के अंदर जीती हुई पार्टी अपना एक कैंडिडेट भेजती है, जिसको कहा जाता है पार्शियलिटी मत करना, न्यूट्रल रहना, तेरे लिए सब बराबर है, ये मत सोचना तू बीजेपी का है या कांग्रेस का है। वो उस कुर्सी पे जाता है, प्रोटेम अपने आप जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। प्रोटेम किस पार्टी का होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी एज ज्यादा होनी चाहिए। हो सकता है वो कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी पार्टी का, उसकी एज के कारण वो किस पोस्ट पे पहुंचा था, प्रोटेम। क्या ये सबकी समझ में आ गया? ये सब अब किताब में पढ़ाऊंगी, फिर ये टफ ना लगे तुम्हें, इसलिए समझाया जा रहा है। ये भीड़ है बेटा, 543 लोग एक भीड़ होती है, इस भीड़ को मैनेज करना मुश्किल है, इसीलिए इनका स्पीकर बनाया गया। स्पीकर एक इंसान है, बीमार भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, छुट्टी पे भी जा सकता है, इसीलिए इसके नीचे एक पोस्ट और बना दी जाती है जिसे कहा जाता है उपाध्यक्ष, या इसी को कहते हैं डिप्टी स्पीकर। ये कोई भी बना दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर का जनरली कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर कभी स्पीकर एब्सेंट हो, पीछे वालों के समझ में नहीं आ रहा कि सुनना है, एब्सेंट हो, तबीयत खराब हो, गड़बड़ हो, तो डिप्टी स्पीकर को स्पीकर का काम करना पड़ता है। या मान लो स्पीकर मर जाए तो तुरंत से कैसे बनाए, तब डिप्टी काम करता है। अब चलते हैं इस तरफ। इस तरफ की खास बात क्या है, ये लोग डायरेक्ट नहीं आए, किसने भेजे हैं ये एमएलएस। कहीं ना कहीं ये राजनीति से संबंधित रहे हैं, बड़े आदमी हैं, ये कोई 25 साल का लड़का नहीं आ सकता इसमें। ये थोड़ा सा एज फैक्टर ज्यादा रखा, इसमें कहा कम से कम उम्र कितनी हो, 30 साल। इनकी उम्र कितनी चल सकती थी, 25। पर बेटा तुम देखो जो 25, 27, 30 के आते हैं ना, उन सब के बाप दादा राजनीति के पारखी होते हैं, जिसके बाप दादा पुराने कोई दिग्गज खिलाड़ी रहे, एमएलए एमपी रहे, देखना उन्हीं के बेटे आ पाते हैं 25 में। 25 में कोई नया नौजवान लड़का, कोई गांव का लड़का कैसे आएगा? एंट्री ब्लॉक होती है। कहने की बात है इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन के पीछे जो बैक चाहिए ना, वो आम आदमी के पास नहीं होती। उतना पैसा कहाँ से लगाओगे? जिसके दादा सीएम रहे हो, पोता अब जवान हो गया, पोता हो गया 25 साल का, तो तुरंत से बाप ने, दादा ने जमीन तैयार कर रखी है, कुछ नहीं करना बेटे को, बस वो सरनेम जो काम आ जाता है ना पीछे, उसी के कारण वो लड़का भी जीत जाएगा। तो ये 25 साल 30 साल ये उनके लिए है जिनके पीछे बैक तैयार हो। तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल आदमी 25-30 तक तो ये बात पता भी नहीं चलती। उनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट होता है, जब वो 10 साल 12 साल के होते हैं कि तुम्हें आगे सीएम बनना है, तुम्हें एमएलए बनना है, एमपी बनना है, पीएम बनना है, तो कहीं ना कहीं ब्लड में ट्रेवल करता है। एज पूरी हुई तुरंत से अगले इलेक्शन में उठा देंगे। और ध्यान से सुनो, यहाँ उठना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ किसकी नजरों में आना पड़ता है? यहाँ तो नजर में आना ही नहीं, यहाँ तो कितनी आसान एंट्री है। इसको हम अपनी जबान में पता है क्या कहते हैं? बैकडोर एंट्री है। लिखा नहीं है लेकिन ये फैक्ट है। कैसे? मान लो कोई एक परिवार था, खानदान था, जिसका दादा परदादा भी सीएम थे, उनके घर में कई एमएलए थे, तो ये सीएम एमएलए का जो खानदान है, इनके लिए बड़ा आसान है अपने पोते को, अपने बेटे को या अगले वंश को, जैसे ही वो 30 साल का हो, यहाँ डायरेक्ट तो भेजना नहीं है। कैसा इलेक्शन था यहाँ? इनडायरेक्ट। अपने बेटे पोते को यहाँ एंट्री करवा दो, एमपी बनवा दो। एमपी राज्यसभा का मतलब है पीछे से बैक धक्का दिया गया है कि जा इसमें चला जा, इस फील्ड में। उसकी मर्जी ना हो तब भी आराम से बन जाएगा। कहीं जाके भाषण नहीं देना, किसी के सामने हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगने, किसी से बात नहीं करनी। इनडायरेक्ट है, पढ़ लिख के विदेश से आया, तुरंत से दादा परदादा ने जमीन तैयार कर रखी थी, भाई हमारी तरफ से हरियाणा से इस बार ये जाएगा। वो गया यहाँ 5-6 साल आराम से बैठा, थोड़ा बहुत काम सीखा, फिर आप देखोगे वो एमएलए का इलेक्शन लड़ लेगा। इनके लिए बेटा सब कुछ तैयार मिलता है, ये डायरेक्ट नहीं चुने जाते। इनके तो पीछे बैक है बहुत ताकतवर। एमएलए वही तो करेंगे जो उस पार्टी का सीएम कहेगा, या बाप दादा ने जमीन जो बनाई है कि मेरा पोता इस बार जाना चाहिए, भेज दिया राज्यसभा। जब ये इंदिरा गांधी देश की पीएम बनी थी ना बेटा, तो इनके पिताजी की बैक थी। 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, तो वो लोकसभा की मेंबर थोड़ी ना थी, जनता ने नहीं भेजी थी, वो राज्यसभा की मेंबर थी। राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब पीछे से बैक तैयार थी, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिना इलेक्शन के जीत के चली गई थी। कहाँ पर बैठ गई थी जाके? राज्यसभा। पिताजी गुजर गए 64 में,
64 में तो बन गए शास्त्री जी, लेकिन फिर शास्त्री जी का हो गया मर्डर 66 में, तो राज्यसभा से उठ के और देश की सबसे बड़ी पोस्ट पर आ गई, पीएम पर। तो कई लोगों ने ऐतराज जताया, जिनमें एक बड़ा नाम था मोरारजी देसाई का। देसाई सर ने कहा कि ये कैसे बना दी भाई तुमने, इसको तो जनता जानती भी नहीं है, ना जनता ने इसको चुना, ये तो एमपी है भी नहीं लोकसभा की, ये तो राज्यसभा की है। तब फिर उन्होंने कहा था मोरारजी देसाई ने कि रूल बना दो, लिख दो कि सिर्फ लोकसभा का आदमी ही बन सकता है। पर ये रूल बेटा आज तक भी नहीं बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुना है? क्या थे भारत के प्रधानमंत्री, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे बेटा, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। मनमोहन सिंह को गूगल करके देखना, इतनी डिग्री आती है उनकी कि 3-4 लाइन तो उनके नाम के नीचे डिग्री डिग्री हैं, इतने पढ़े लिखे थे वो। आरबीआई के गवर्नर तक रहे थे। आरबीआई का गवर्नर, सोचो आरबीआई में क्लर्क लगना भी कितना टफ है, वो गवर्नर रहे, वो रीडर रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे थे, पता नहीं कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए। और जब वो कांग्रेस ने अपने ये बनाए ना, पीएम बनाए, तो पता है क्या हुआ था? कांग्रेस जीत गई थी 2004 के इलेक्शन, 4 के इलेक्शन जीत गई, तो सोनिया गांधी बनना चाहती होंगी, लेकिन बीजेपी ने उस टाइम एक चाल चली और बीजेपी ने कहा कि ये तो इटली की है, ये तो इंडिया का इसका बर्थ भी नहीं है, कायदे से ये इंडियन नहीं है। तो उस टाइम पे इनको लगा, सोनिया गांधी को, कि मैं बनूंगी तो ना बवाल सा मचेगा, इससे बढ़िया ताकत मैं ही इस्तेमाल करूं, एक बाहर के आदमी को बना दें। तो असम से एमपी हुआ करते थे। कहाँ असम बेटा, कहाँ अपने मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह तो सिख हैं, लेकिन असम की सीट से, क्योंकि कोई भी आदमी एमपी राज्यसभा किसी भी स्टेट से बन सकता है। तो सोचो असम की सीट से ये एमपी थे और वहाँ से उठा के इनको लेकर आए कि आप प्रधानमंत्री हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आज भी भारत में पीएम ज़रूरी नहीं कि लोकसभा से बने, कहाँ से भी बन सकता है। राज्यसभा में लोग चुन के भेजते हैं या ये बैकडोर एंट्री है? बेटा जिसकी अच्छी रेपो है, जिसके बाप के पास खूब पैसा है, जिसकी पीछे से बैक स्ट्रांग है, वो जाता है यहाँ। तो यहाँ इंदिरा गांधी आराम से चली गई, बिना इलेक्शन लड़े। फिर आगे इंदिरा ने इलेक्शन लड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं लड़ा, लड़ा इलेक्शन, लेकिन उसमें घपलेबाजी की 1971 में। तो इंदिरा गांधी जो शुरू में जो पोजीशन मिल गई ना, उसका फ़ायदा उठा गई। वो इसलिए था क्योंकि वो कहाँ की मेंबर थी? राज्यसभा की। देखो आगे 30 इयर्स की एज हो, यहाँ पहुँचने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, यहाँ जिसकी अच्छी बैक है वो पहुँच गया। इसके बाद एक बार आ गया ना, अब वो 6 साल तक यहीं बैठा रहेगा। 6 साल में क्या फ़ायदा उठाएगा? सेशंस होते हैं बेटा। सेशन का मतलब जैसे अब तुम ये क्लास में बैठे हो, ऐसे यहाँ भी सेशन होते हैं। हमारे देश में ना पूरे देश के लिए लॉज बनते हैं, इसके लिए इकट्ठे बैठते हैं सारे लोग, चाहे वो जीते हुए हों या उनकी पार्टी हारी हो, सारे एमपी इकट्ठे बैठते हैं। जब क्या होता है? सत्र। सत्र को क्या बोलते हैं? सेशन। जैसे ये क्लास एक सेशन मान लो, फिर अगली क्लास एक और सेशन मान लो। हाँ, इस तरह ना हमारे देश में 3 सेशन होते हैं। ये तो 1-1 घंटे की क्लासेस हैं, वो 1-1 घंटे के नहीं होते, वो कई-कई दिन, कई-कई महीने के हो सकते हैं। हमारे इंडिया में 3 सेशंस रखे जाते हैं। इसका ट्रिक है BMW, जो गाड़ी है BMW, इससे सेशंस याद कर लेना। बी का मतलब बजट सेशन। अभी इसी साल जब ये सरकार हटने वाली थी, इलेक्शन आने वाले थे, तो इस सरकार ने बजट दिया था। उस बजट के आगे एक लिखा हुआ था अंतरिम बजट, इंटरिम बजट लिखा हुआ था। कारण सरकार ने ये कहा कि अगर हम आए तो हम ये बात मानेंगे, और नहीं आए तो फिर तुम्हारी नई सरकार नया बजट बना लेगी। ये तो हुई बात इलेक्शन के टाइम की। वैसे हर साल फरवरी के लास्ट डेज में आप देखेंगे बजट पेश किया जाएगा। बजट का मतलब जानते हो क्या होता है? बजट का मतलब, बजट का असली मतलब बेटा ये हमारा वर्ड ही नहीं है, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक वर्ड था बुजेट, बजट नहीं था वर्ड, बुजेट था। बुजेट का मतलब था चमड़े का बैग। एक पुराने, बहुत पुराने ज़माने की टाइम की बात है ये। चमड़े के बैग में ना कागज़ रख के ले जाते थे, फिर उनको डिस्कस करते थे। तो वहाँ से शब्द आया कि चमड़े के बैग में पूरे देश के लिखत पढ़त के कागज़, कि कितने रुपए आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ खर्चा करेंगे। तो उस चमड़े के बैग के लिए वर्ड था बुजेट, जिससे बना बजट। बजट नाम का शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको लिखा गया है वार्षिक, मतलब पूरे साल का वित्तीय विवरण, यानी पूरे साल के पैसों का लेखा जोखा। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं? बजट।
हर आदमी जब काम करता है ना बेटा तो अपना बजट देखता है। मान लो किसी को अपनी सिस्टर की शादी करनी है, अपनी बेटी की शादी करनी है, तो अनलिमिटेड खर्चा करता है या बजट देखता है? अब जिसके घर में टोटल रुपए 10 लाख हैं तो वो 10 लाख वाला 20 लाख की गाड़ी कैसे दे देगा बेटा? 10 लाख वाला तो ये देखेगा ना कि इसमें इसकी ज्वेलरी भी बनवानी है, इसके जो इन लॉज हैं उनके भी काम करवाने पड़ेंगे, फिर सामान भी है, तो वो उस हिसाब से खर्च करेगा। जिसका बजट 1 करोड़ का वो वैसा खर्च करेगा। अपना घर बनाना है तो भी बजट देखा जाता है। हर चीज़ बजट देखती है, चाहे आपको बाइक लेनी हो, स्कूटी लेनी हो, घर बनाना हो, शादी ब्याह करने हो या पढ़ाई ही क्यों ना करनी हो। ये बजट बेटा हर साल आता है, फरवरी में आता है, और फरवरी के इस बजट सत्र को बहुत लंबा खींचते हैं। ये कब तक चलता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सबसे लंबा चलता है। फरवरी से कब तक बताया? मई तक। इस बार क्यों नहीं चला? क्योंकि इस बार ये इलेक्शन बीच में आ गया। इसके बीच में ना ऐसा नहीं कि लगातार, बीच में ब्रेक लेते हैं 20-21 दिन का, उसको कहते हैं सैंडविच ब्रेक। सैंडविच होता है ना, सैंडविच जैसे ब्रेक हो गया सैंडविच खाने के काम, तो ऐसे इसका नाम है सैंडविच ब्रेक। एग्जाम में आ जाएगा सैंडविच ब्रेक किस सत्र का पार्ट है, तो क्या टिक करके आओगे? बजट सेशन का। फिर बेटा ये खत्म हो जाता है मई में। मई के बाद जून अपना अपना काम करते हैं सब, जुलाई भी करते हैं, फिर वापस बैठते हैं मॉनसून सेशन में। मॉनसून जनरली ये अगस्त या जुलाई के एंड में होता है। इसमें अगर कोई ज़रूरत पड़े तो नया लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं, और नहीं तो आते हैं, डिस्कस करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर बिल्कुल लास्ट में आता है विंटर सेशन। ये जनरली नवंबर के एंड में या दिसंबर के एंड में रखा जाता है, और ज़्यादातर आप देखेंगे 20 से 22 दिन में इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे छोटा सेशन है, सिर्फ 22 दिन के आसपास। इसमें ऐसा लिखित में नहीं है, 25 भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं, लेकिन छोटा सेशन है। कौन सा सेशन? सबसे लंबा कौन सा खिंचता है? इसलिए उसमें क्या दिया जाता है? सैंडविच ब्रेक। सैंडविच यहाँ खाने का मतलब नहीं है, यहाँ है 20 दिन काम करते हैं लेकिन घर पे रहते हैं, वो आके डिस्कशन नहीं करते। और बारिश के मौसम में कौन सा होता है? मॉनसून। तो कितने सेशंस हैं आपके? कौन कौन से? BMW, बजट, मॉनसून, विंटर। सबसे लंबा, सबसे छोटा, बारिश के मौसम में मॉनसून। अब ये क्या करते हैं? ऐसा करके इकट्ठे बैठते हैं, जैसे तुम बैठे हो, बिल्कुल ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे इकट्ठे बैठ के, और फिर वहाँ डिस्कशन करते हैं। किस चीज़ पर? देखो ध्यान से। एक तो डिस्कशन होता है बेटा काम पर, भाई तुम लोगों ने काम किया कि नहीं किया। काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की या सरकार की? तो सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही, इस बारे में प्रश्न, इस बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। हम मान लेते हैं हम ही हैं, हम सत्र हो रहा है हमारा, अब बजट सत्र है या कोई भी सत्र है, तो मान लो कोई मंत्री है, तुम में से ही कुछ लोग ऑपोजिशन के हैं, तुम में से ही कुछ लोग मंत्री हैं, तो मैं हूँ यहाँ अध्यक्ष। मेरे पास, अध्यक्ष के पास लिखित में पहले से प्रश्न देने पड़ेंगे। किसको? जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछने वाली सरकार नहीं होती, सरकार को तो हमने जिम्मेदारी दे रखी है काम करो, काम करने वाली है सरकार, क्वेश्चन पूछने वाले हैं ऑपोजिशन। मान लो किसी ने मेरे पास एक लेटर दिया कि जी मुझे ये 5 प्रश्न करने हैं शिक्षा मंत्री से कि इस सत्र में कितने नए स्कूल खुले। क्वेश्चन अगला, इस सत्र में बच्चों की संख्या सरकारी संस्थानों में बढ़ी या घटी। तीसरा, क्या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ अच्छे कोर्सेज लॉन्च कर रही हैं। चौथा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब इतनी भारी भारी फीस है तो सरकार क्यों नहीं उनके बराबरी के कोर्सेज को लेकर आ रही है। इस तरह के मेरे पास भेज दिए किसी ने जिसको जानना था। मेरी जिम्मेदारी है, ये क्वेश्चन 15 दिन पहले मेरे पास आने चाहिए। मैं कंसर्न मंत्री, शिक्षा मंत्री को ये कागज़ पहुंचवाऊंगी कि सर या मैम आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये आपको अगले 10 दिन में या 15 दिन में आंसर करने हैं। अब ये आंसर कैसे होंगे? या तो जिसने पूछे उसकी मर्जी है, वो कहेगा मुझे मौखिक आंसर चाहिए, सदन के बीच में खड़े होकर मुझे आंसर चाहिए। दूसरा, मुझे डाटा चाहिए, लिखित में दें मुझे लिख के, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर में हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो बेटा मंत्री जो है ना, उसको पहले से पेज मिल गया, उसमें 5 क्वेश्चन लिखे हैं। तुम जानते हो मंत्री तुम्हारे आधे अंगूठा छाप हैं, जिनको कुछ नहीं आता, 5वीं पास 8वीं फेल, इस टाइप के। मंत्री ये सब काम नहीं करेगा। हर मंत्री को काम करने के लिए एक हायर ग्रेड का सेक्रेटरी मिला हुआ है, जो किस रैंक का है?
और ये आईएएस 1 साल वाला आईएएस नहीं है बेटा, ये वो आईएएस है जिसको काम करते 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 28 साल की सर्विस हो गई। आईएएस जब नया लगता है ना, तो तुम्हारी ही एज का कोई 25-27 साल का लड़का लग गया, उसको काम करना नहीं आता, वो काम सीखता है। जिसको ये सेक्रेटरी बनाते हैं ना, वो 55 साल के, 58 साल के, 60 साल के, 65 साल के ऐसे आदमियों को रखते हैं। वो एक्सपीरियंस्ड आईएएस होते हैं जो इनके क्या बन जाते हैं, सेक्रेटरी। इस मंत्री को कुछ नहीं करना, इसको तो पेज मिल गया, इसने अपने सेक्रेटरी को पकड़ा दिया। अब वो सेक्रेटरी सारे डाटा निकालेगा, क्योंकि वो आईएएस है बेटा, उसका एक्सपीरियंस है, सब कुछ तैयार करेगा फाइल। फिर 15 दिन बाद जाके उस मंत्री को खड़े होके अगर आंसर मांगे हैं मौखिक, तो वो पन्ना पढ़ना है। तो मैं याद है पीछे हरियाणा का शिक्षा मंत्री जी जो थे, उनसे वो एक रकम नहीं पढ़ी गई थी, 1 लाख कुछ लिखा था, देखी थी तुमने वो रील? उनसे 4-5 बार में वो रकम नहीं पढ़ी गई। पहले बोले 1 लाख, फिर बोले नहीं 10,000, नहीं, फिर बोले वो गिना उन्होंने, हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे पढ़ रहे थे। फिर पीछे से ज्ञानचंद गुप्ता जी जो अपने विधानसभा के स्पीकर थे, इन्होंने बोली वो रकम कि ये 1,17,000 कुछ लिखा है, तब पीछे पीछे बोले। ये हाल क्यों था? क्योंकि वैसे तो वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन जो वो आंकड़ा पढ़ रहे थे वो किसने तैयार कर रखा था? सचिव ने, सेक्रेटरी। और देखो इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उसको 10 बार पढ़ के देख लें, ऐसे पता नहीं होता कि हमसे नहीं बोला जाएगा, तो उसको पढ़ के तो देख लें। ऐसी एक नहीं, कई बार हुआ। एक बार गुड़गांव में एक ऐसे ही सेमिनार था बेटा, उसमें वो उस पे थे, स्टेज पे स्कूल के बच्चे थे। तो स्कूल की एक लड़की ने, 9वीं-10वीं क्लास की लड़की थी, वो कुछ लिख के लाई थी, एक बढ़िया सा वो क्वेश्चन। तो उसका क्वेश्चन क्या था, उसने कहा कि सर स्कूली स्तर पर टेक्निकल एजुकेशन को जोड़ने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो इंग्लिश में पूछ लिया। हमारे शिक्षा मंत्री जब थे कंवरपाल गुर्जर जी, उनकी समझ में वो अंग्रेजी नहीं आई, स्टेज पे थे, तो उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा। बोले हैं? तो उस लड़की ने दोबारा पढ़ दिया। बोले हैं? वाज नहीं आ रही, वाज, आवाज़ नहीं, वाज नहीं आ रही। तो फिर उस जो वो माइक लेके नहीं घूमते चैनल्स वाले, उसने कहा ये मैं पढ़ता हूँ। उसने पढ़ा पूरी तेज़ आवाज़ में। अब मंत्री महोदय को अंग्रेजी ना आए, तो मंत्री महोदय ने कहा नहीं समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रही। तो साइड वाले ने कहा सर ये बोल रहा है, कह रहा है आपको समझ में आ गया तो आप बता दो, कि भाई मुझे नहीं पता है क्या पूछ लिया। तो बेटा ऐसा एक नहीं, ऐसा कई बार हुआ। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि काम क्यों नहीं करना पड़ता इनको, काम करने के लिए कौन मिले हुए हैं? हर मंत्री के अंडर आईएएस होता है, एक्सपीरियंस्ड, बड़ी उम्र का, जिसने बहुत काम कर रखा है। ऐसे ही एक मोदी जी की रील भी हुई थी वायरल, तुमने अगर वो देखी हो, पुराना इंटरव्यू था, उसमें कोई लेडी पूछती है कि सर आप इतना काम कैसे करते हैं, इतनी फाइल्स है, सब कैसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, तुम भी देखना उसको। उन्होंने कहा मोदी जी ने कि सब ऐसे पढ़ते हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे। भाई ऐसे कैसे पढ़ सकता है कोई? और सोचो वो वायरल भी हुआ कि हाँ देखो मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ये दिखाती हैं। मेरा टारगेट किसी एक को ब्लेम करना नहीं है, पर मैं ये बता रही हूँ कि आपके देश में मंत्री पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनको पता है भैया हमारे काम करने के नीचे कौन बैठा हुआ है, आईएएस, हमें क्या ज़रूरत है कोई आंकड़े पढ़ने की, ये लिख के रिपोर्ट देगा। अब वहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा भी पढ़ना ना आए तो पीछे कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, जैसी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कर दी थी कि 1,17,000 का आंकड़ा लिखा है ये। चलो, तो यहाँ बेटा सरकार से क्या किए जाते हैं प्रश्न, ये सेशन की बात हो रही है। एक तो ये काम है, दूसरा काम कभी कभी ना टाइम टू टाइम हमें नए लॉ बनाने पड़ते हैं, नए लॉज, नए नए कानून। जैसे एक ज़माना था जब आपके देश में संपत्ति का अधिकार लिखना नहीं पड़ा था, जो बाप की संपत्ति ऑटोमेटिकली किसकी संपत्ति थी, बेटे की। लेकिन फिर कुछ बेटों ने अपने बाप की केयर नहीं की, संपत्ति ले ली, केयर नहीं की, तो फिर संपत्ति का अधिकार बना दिया कानूनी अधिकार। कौन सी संपत्ति? जो इंसान ने खुद जोड़ी, जो उसने मेहनत से कमाई। वो चाहे तो अपनी औलाद को दे, चाहे तो उस संपत्ति को अनाथ आश्रम को दे, दान कर दे, कुछ कर दे, अपने बेटों को ना दे, ये उसकी मर्जी है। ऐसी चीज़ें कब मानी जाती हैं? जब ये क्या बन जाती हैं, लॉ। लॉ कैसे बनेगा? लॉ एक लंबा प्रोसेस है, मेरे कहने से, तुम्हारे चाहने से लॉ नहीं बनता। अब ध्यान से सुनो लॉ कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कि कानून कैसे बनता है। ये बेटा एक लंबा प्रोसेस है। सबसे पहली चीज़ होती है ज़रूरत, कि क्या समाज में किसी नई चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैं इससे एग्जाम्पल लेती हूँ, नीड की बात है।
पुराना एक ज़माना था जब घर में कोई भी लड़की, कोई भी औरत संपत्ति में हक नहीं मांगती थी, है ना। शादी ब्याह हुआ, अपने घर चली गई ससुराल। जब वो त्योहार पे आती तो उसके पेरेंट्स, उसका भाई, भाई माँ बाप है तो माँ बाप, और जब माँ बाप चले गए भाई अपनी बहन के सारे त्योहारों पे उसके घर जाता। वो घर आती तो उसको भर भर के सामान देता। फिर उसके बच्चे जब जवान होते तो उनकी शादी में भात भरता। ये प्रोसेस था ना हमारा समाज का। टाइम बीता और एक नया लॉ आ गया। उस लॉ में क्या हुआ, एक नीड सबसे पहले महसूस की गई। नीड कैसी कि कुछ लड़कियों ने ऐसा फील किया कि हमारा भाई संपत्ति सारी खा गया माँ बाप की, लेकिन हमारे माँ बाप की केयर नहीं करता, तो हमें संपत्ति में हिस्सा चाहिए ताकि उसको बेच के हम अपने पिताजी का इलाज करा लें या अपनी माँ की दवाइयों की पूर्ति कर दें। तो ये ना बेटा नीड थी। जब नीड आती है ना तो फिर ये क्वेश्चन मार्क आया कि क्या करें इसके लिए, कैसे लड़कियों को संपत्ति का अधिकारी बनाएं। इसके लिए फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और कोई भी चीज़ एकदम कानून नहीं बनती। सबसे पहले किसी कानून को विधेयक या इसको बोलते हैं बिल के रूप में तैयार किया जाता है। हर चीज़ ना बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आती है। जैसे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि अकेली आएगी। किसी भी चीज़ के हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। अब क्योंकि मैं एग्जांपल घरों से दे रही हूँ तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि बहुत सारी लड़कियाँ जब अपने ससुराल गई तो उनके ससुराल वालों ने कहा कि तू क्यों नहीं अपना हिस्सा ले आती है, तेरा भाई सारा खाएगा। तो उन्होंने अपनी पत्नियों को सिखा के घर भेज दिया। वो जाके वहाँ भाई से लड़ रही हैं, बाप से लड़ रही हैं कि हमारा भी हिस्सा दो, हमारा भी। ऐसे भी तो करती है ना बहुत सारी औरतें। देखो इसके नेगेटिव इफेक्ट कैसे आए। पॉजिटिव क्या आया, जिन लड़कों ने, कोई शराबी है, माँ बाप की केयर नहीं करता, तो ठीक है लड़की की जिम्मेदारी है उस कंडीशन में अपने माँ बाप की केयर करे। अब वो पैसा नहीं कमाती तो खर्चा कहाँ से करेगी। तो उस कंडीशन में लड़की का हक है कि बाप की संपत्ति इस्तेमाल करे और बाप का खर्चा उठाए। ये इस चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए। इसके लिए पहले क्या पेश किया गया, बिल। इस बिल पे बेटा पेश करने से काम नहीं चलेगा। मान लो हम हैं, हम पेश कर रहे हैं, हम लोकसभा हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, किसी एक ने बिल पेश किया तो उसकी ना फोटो कॉपी, उसने क्या सोचा, क्या सोच के बात लिखी, ऐसे पॉइंट्स में लिख के हर एक के टेबल पे जाएगी। वो खड़े होके एक दिन अपना बिल पेश करेंगे। वो कहेंगे भाई मुझे ऐसा लगता है समाज में ये काम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही बिल पास कर दो। उसने कहा, सबने सुना, फिर सब बेटा फोटोकॉपी अपने साथ ले जाएंगे। घर जाके या तो खुद पढ़ेंगे या अपने सेक्रेटरी से कहेंगे जी इसके बताओ पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, मुझे क्या बोलना है। तो वहाँ से फिर पहली चीज़, जो गधे बात कर रहे हैं ना बेटा, अब तुम निकलोगे क्लास से बाहर, सबसे पहले बिल को क्या किया गया, पेश। दूसरा स्टेप है कुछ दिन बाद इसके ऊपर की जाएगी बहस, डिस्कशन। किसी भी चीज़ को डिस्कस करके सही और गलत का पता चलता है। एक आदमी हो सकता है चीज़ को एक नज़रिए से देख रहा हो, दूसरा आदमी दूसरी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देख लेगा। जैसे देखो कहीं तुम प्लॉट भी लेते हो ना, तो जो अपने खास आदमी है उनको पहले दिखा के लाया जाता है कि हम यहाँ प्लॉट ले लें। तुम हो सकता है ना सोच पा रहे हो, तुमसे ज़्यादा समझने की, सोचने की क्षमता तुम्हारे किसी और यार दोस्त में हो। वो कहते हैं यार यहाँ सेफ नहीं है, कल को तू परिवार वाला है, तेरी बेटियाँ भी हैं, ये पूरा बसा हुआ नहीं है, कल को तू ड्यूटी पे जाएगा रात में तो यहाँ सेफ नहीं रहेगा। तो तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा कि हाँ यार सिर्फ सस्ता नहीं देखना, मुझे ये भी देखना है कि पीछे मेरी वाइफ, मेरी बेटी भी सेफ रहे। तो इस तरह ना बेटा डिस्कशन से चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ चीज़ पेश हुई, उसके बाद क्या होगी, इस पर बहस। बहस कैसे पता चलेगा ठीक और गलत का, वोटिंग कराई जाएगी। कितने लोग हाँ में हैं, कितने लोग ना में। अगर ये बात है छोटी तो वोटिंग को कर देते हैं कि 50% प्लस एक आदमी कह रहा है ठीक है तो ठीक मान लो, हमने इसको पारित कर दिया। पर अगर ये मुद्दा हो बड़ा जिससे कि देश पे प्रभाव पड़ता हो तो 50% नहीं, तो देखते हैं टोटल का 2/3 लोग कहें कि हम राजी हैं तो हम मानेंगे। मतलब 66% मान लो, 66%। इसे बोलते हैं विशेष बहुमत और इसे कहते हैं साधारण बहुमत। छोटा मुद्दा है तो साधारण से पास करा दो, लेकिन अगर बड़ा मुद्दा है तो कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष। ये वोटिंग सबको करनी होती है। जब वोटिंग गिनी जाती है, मान लो सब हाँ में हैं ज़्यादातर लोग, तो ये कहा जाता है कि ये पास हो गया, यहाँ से बिल पारित हो गया। एक सदन से हुआ है, सिर्फ इस सदन से। अब ये जाएगा दूसरे सदन में, कौन सी सभा थी वो, राज्यसभा। वहाँ जाके फिर से इसके ऊपर दोबारा से क्या की जाएगी, बहस। वहाँ फिर वही 2/3 और 50% प्लस 1। अगर वो लोग भी पास कर देते हैं, इनका भी पास उनका भी, तब ये फाइल जाएगी राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप जानते हैं कठपुतली की तरह काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मनमर्जी नहीं चलाते, पर हम ये याद रखें कि इस कुर्सी पर बहुत पढ़े लिखे लोग भी बैठे थे, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो गलत लगा बोला, ऐसा नहीं कि मैं कठपुतली की तरह बस सिग्नेचर कर दूं, गलत चीज़ को वापस पहुंचाया। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये कानून ठीक नहीं बनेगा, ये गलत कर रहे हैं, तो वो तुरंत फाइल को कहेगा वापस ले जाओ, दोबारा बहस करके लाना, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। यानी इसने पहली बार में सिग्नेचर करने से मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा, इसमें गड़बड़ है, डिस्कशन दोबारा कर लो। मान लो इन्होंने दोबारा डिस्कशन किया, दोबारा भी पारित कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति के हाथ बंध गए, ये बाध्य है, ये चाहे या ना चाहे इसको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, बिना इच्छा के भी इसको कानून बनाने में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन कौन सी बार में ऐसा किया था आपके एक राष्ट्रपति ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसलिए कहते हैं उन्होंने सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया। मना करने की पावर तो होती है, सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया। कौन से प्रेसिडेंट ने? हाँ, वो था क्या, उसमें मैंने शायद बताया हो, अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन, इनको यूपी फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने अपनी किसी बड़ी पोस्ट पर सेक्रेटरी वगैरह लगा लिया। इनको फ्री का मुफ्त का बंगला रहने के लिए, 10-20 नौकर चाकर, सरकारी गाड़ी, सरकारी आवास, बिजली पानी मुफ्त। तब फिर एपीजे ने कहा कि भाई अगर, जैसे कुछ लोगों ने बात नोटिस की कि ये तो एमपी है, एमपी है तो ये जो होता है ना लाभ का पद, ये नहीं ले सकते, ये तो लाभ के पद पे बैठी है, तो या तो एमपी की पोस्ट छोड़े या लाभ का पद। ये बात न्यूज़ से वायरल हो गई, तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो तुरंत से लोकसभा राज्यसभा ने क्या किया कि भाई हम सब फंसेंगे, तुरंत से लिस्ट बना लो कि ये लाभ के पद में नहीं आता, 10-20 लिस्ट बना ली, और फिर कहा प्रेसिडेंट को साइन करो। तब एपीजे ने कहा भाई ये लाभ का पद तो है, जब ये सरकारी संस्थान का इस्तेमाल कर रही है, नौकर चाकर का इस्तेमाल कर रही है, गाड़ी बंगले का इस्तेमाल कर रही है, तो कैसे नहीं है लाभ का पद? तो कहा नहीं नहीं सर नहीं है। दोबारा गई लिस्ट, बेटा दोबारा गई तो सिग्नेचर करने पड़े। लेकिन डॉक्टर एपीजे से कांग्रेस उस जमाने में थोड़ा सा एक खार खा गई थी, और एपीजे को दोबारा नहीं बनने दिया कि कल को पता नहीं कौन सा कानून हमारा बनने ही नहीं देंगे। इसलिए एपीजे सिर्फ एक बार बने थे, 2002 से 7 के बीच में। ये घटना जो बताई ना मैंने 2006 की है, तब ये यूपी फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सचिव या शायद अध्यक्ष कुछ बनाई गई थी। ये समझ में आ गया सबको? इस तरह से काम होता है बेटा लॉ मेकिंग प्रोसेस। बताओ कहाँ कहाँ चलता है लॉ मेकिंग प्रोसेस? लोकसभा, राज्यसभा। किसके सिग्नेचर होते हैं? राष्ट्रपति के। क्या राष्ट्रपति मना कर सकता है? मना कर, कितनी बार? कितनी बार में बाध्य है? विधेयक पेश करने में कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगी। हाँ बेटा, राष्ट्रपति दूसरी बार हाथ क्यों बन जाते हैं? बैठो बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखेगा वो मानना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ, ये लिखित में है। हाँ बेटा, हाँ पॉकेट वीटो का भी यूज़ कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो फर्स्ट टाइम में करना है, सेकेंड टाइम में सस्पेंसिव जाएगी। हाँ, अगर एक बार भेजा है तो बाध्य है, पहली बार में ही रख लिया तो फिर सस्पेंसिव नहीं है, फिर वो पॉकेट वीटो है। ऐसा किया तो था ये। हाँ, ये पढ़ाऊंगी बेटा, समझ में आ गया सबको? ये कल अपनी किताब ले आना राज व्यवस्था की, कल ये किताब से पढ़ा दूंगी फिर। चलो हाँ बेटा, पॉकेट वीटो का पहली बार में करना है, दोबारा नहीं करना। ये तो दोबारा की बात थी ना, पॉकेट वीटो इस्तेमाल करने पहली बार ही मना कर दे, कर रखी है जैल सिंह ने। पढ़ाऊंगी वो, जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी ना तब, कल बता दूंगी।